बिल्कुल, सबसे पहले थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, जो किसी प्रोग्राम के अंदर पैरेलल एग्जीक्यूशन की सुविधा देता है। एक थ्रेड को हम एक छोटा-सा कार्य करने वाला इकाई मान सकते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर अलग-अलग कामों को एक साथ पूरा करता है। थ्रेड लाइफ साइकिल में कई चरण होते हैं। एक न्यू निर्मित जब एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन अभी तक स्टार्ट मेथड कॉल नहीं हुआ होता है। 2 रनेबल कार्यशील जब थ्रेड को स्टार्ट किया जाता है, तो वो रनेबल स्टेट में आ जाता है, यानी उसे सीपीयू की बारी का इंतजार रहता है। 3 रनिंग चल रहा जब सीपीयू थ्रेड को एग्जीक्यूट करने लगता है, तब वो रनिंग स्टेट में होता है। चौथा वेटिंग ब्लॉक्ड प्रतीक्षा में ब्लॉकेड जब थ्रेड किसी रिसोर्स का इंतजार करता है या किसी दूसरे थ्रेड की काम पूरा होने का इंतजार करते हैं, तो वो वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। 5 टाइम्ड वेटिंग समय सीमा वाली प्रतीक्षा जब थ्रेड किसी निश्चित समय तक प्रतीक्षा करता है, तो वो टाइम्ड वेटिंग में होता है। 6 टर्मिनेटेड जब थ्रेड का काम पूरा हो जाता है या वो किसी एक्सेप्शन के कारण खत्म हो जाता है, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच जाता है। इस तरह थ्रेड की लाइफ साइकिल में ये सभी चरण आते हैं और हर चरण में थ्रेड का बिहेवियर अलग-अलग होता है। अब हम इन सबको और भी विस्तार से समझेंगे। ठीक है। तो तुमने बताया थ्रेड क्या होता है। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। तो ये और कुछ अलग बहुत स्पेशल चीज नहीं है। थ्रेड थ्रेड सिर्फ एक प्रोसेस ही है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस बट इट्स लाइट वेट। एंड एडिशनली ये क्या है, पैरेललिज्म को प्रमोट करता है। सो पैरेलल प्रोसेसेस एक साथ चल सकती हैं। सो थ्रेड और प्रोसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थ्रेड ही प्रोसेस है बट वो लाइट वेट प्रोसेस है। ओके। एंड उसके जो स्टेट्स बताए तुमने, वो न्यू होता है, रनेबल होता है, रनिंग होता है, वेटिंग होता है, टाइम्ड वेटिंग होता है, टर्मिनेटेड होता है। चलो इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, दैट इज एग्जीक्यूटर सर्विस एंड थ्रेड पूल्स। बिल्कुल, चलिए अब हम एग्जीक्यूटर सर्विस और थ्रेड पूल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटर सर्विस जावा का एक फ्रेमवर्क है जो मल्टी थ्रेडिंग को मैनेज करने में आसान बनाता है। इससे हम थ्रेड्स को आसानी से क्रिएट, मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रेड पूल्स का मतलब है कि हम पहले से ही कुछ थ्रेड्स को पूल में रख देते हैं और जब भी हमें किसी टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम उन थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि रिसोर्स का एफिशिएंट इस्तेमाल, कम ओवरहेड और बेहतर परफॉर्मेंस। इस तरह एग्जीक्यूटर सर्विस और थ्रेड पूल्स मिलकर मल्टी थ्रेडिंग को और भी आसान और प्रभावशाली बना देते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सिंप्लीफाइड लॉजिक हो गया, लाइक दैट। एंड देन इन दैट वी कैन इंटीग्रेट इट विद मॉडर्न कंकरेंसी टूल्स। हाँ ना, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। रिसोर्स मैनेजमेंट में थ्रेड पूल्स मदद करते हैं क्योंकि इससे हम थ्रेड्स की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे सिस्टम रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी होता है क्योंकि थ्रेड्स को फिर से इस्तेमाल करने से हर बार नए थ्रेड्स बनाने का ओवरहेड कम हो जाता है। सिंप्लीफाइड लॉजिक की बात करें तो एग्जीक्यूटर सर्विस से हमें थ्रेड मैनेजमेंट का काम बहुत आसान हो जाता है, जिससे कोड कम जटिल बनता है और मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। आखिर में हम इन एग्जीक्यूटर्स को मॉडर्न कंकरेंसी टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि जावा 8 के आफ्टर फीचर्स या कंप्लीटेबल फीचर जो कंकरेंसी को और भी सहज और प्रभावी बनाते हैं। इस तरह एग्जीक्यूटर सर्विस और थ्रेड पूल्स मिलकर मल्टी थ्रेडिंग को काफी बेहतर और आसान बना देता है। अच्छा, तो मेरे को एक बार एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से बता दो कि थ्रेड और एग्जीक्यूटर सर्विस क्या होते हैं एंड उसमें डिफरेंस क्या होता है। जरूर, सोचिए कि एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर थ्रेड को हम एक इंडिविजुअल वेटर की तरह समझ सकते हैं, जो एक एक टेबल पर जाकर ऑर्डर लेता है, खाना सर्व करता है और फिर वापस आता है। हर वेटर के पास एक लिमिटेड काम होता है और अगर ज्यादा काम हो जाए तो हमें नए वेटर की जरूरत पड़ती है। अब एग्जीक्यूटर सर्विस को हम रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरह देख सकते हैं। मैनेजर ये तय करता है कि कितने वेटर चाहिए, कब नए वेटर लाने हैं और किस तरह से काम को मैनेज करना है। मैनेजर सारे वेटरों को एक व्यवस्था में लाता है, जिससे काम सुचारू रूप से चलता है और कोई भी वेटर बेकार नहीं रहता। इस तरह
थ्रेड एक छोटा सा काम करने वाला इकाई है, जबकि एग्जीक्यूटिव सर्विस उसे व्यवस्थित करने वाला मैनेजर है। इससे काम करना आसान, प्रभावी और सुव्यवस्थित हो जाता है। ओके, सो थ्रेड हम ऐसा कह सकते हैं कि थ्रेड पूल जो है वो एक मेमोरी है जहाँ पर थ्रेड्स रिसाइड कर रहे हैं एंड एग्जीक्यूटिव सर्विस उस मेमोरी को मैनेज कर रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि थ्रेड पूल एक तरह की मेमोरी या रिसोर्स पूल है, जिसमें पहले से कुछ थ्रेड्स तैयार रहते हैं और एग्जीक्यूटिव सर्विस उस पूल को मैनेज करता है, यानी वो तय करता है कि कब नए टास्क को किस थ्रेड को सौंपना है और थ्रेड्स को एफिशिएंटली रीयूज करना है। इस तरह एग्जीक्यूटिव सर्विस एक तरह का कंडक्टर होता है जो इस पूल के थ्रेड्स को सही तरीके से संचालित करता है, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले और रिसोर्सेस का बेहतरीन इस्तेमाल हो। बहुत बढ़िया, चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन एंड लॉक्स। तो इसके बारे में बताओ। लिए अब सिंक्रोनाइजेशन और लॉक्स के बारे में बात करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि जब कई थ्रेड्स एक साथ किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि उनका एक्सेस एकदम सुरक्षित और व्यवस्थित हो। इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी या रेस कंडीशन से बचा जा सकता है। लॉक्स एक तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं जो सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब एक थ्रेड किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करता है, तो वो एक लॉक ले लेता है और दूसरे थ्रेड्स तब तक उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाते जब तक पहला थ्रेड लॉक को रिलीज ना कर दे। इससे हम डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं और कंकरेंट एक्सेस की समस्याओं से बचते हैं। इसी तरह जावा में कई तरह के लॉक्स होते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक लॉक्स जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक्स के जरिए मिलते हैं, एक्सप्लिसिट लॉक्स जैसे रीएंट्रेंट लॉक, और भी कई एडवांस सिंक्रोनाइजेशन टूल्स। इस तरह सिंक्रोनाइजेशन और लॉक्स मिलकर मल्टी थ्रेडिंग को सुरक्षित, कुशल और प्रभावी बनाते हैं। नाइस। तो एडवांस लॉकिंग स्ट्रेटजीज तो तुमने बताई, एक्सप्लिसिट लॉक, सेगमेंटेड लॉकिंग, एटॉमिक वेरिएबल, एंड इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता दोगे? इन एडवांस लॉकिंग स्ट्रेटजीज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक्सप्लिसिट लॉक्स ये वो लॉक्स हैं जिन्हें हम खुद से कंट्रोल करते हैं, जैसे रीएंट्रेंट लॉक। इनका फायदा ये है कि हम ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से लॉकिंग कर सकते हैं, जैसे कि ट्राई लॉक, टाइम्ड लॉक और इंटरप्टेबल लॉक। इससे हम डेड लॉक जैसी समस्याओं से भी बच सकते हैं। सेगमेंटेड लॉकिंग, इस अप्रोच में हम डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और हर हिस्से के लिए अलग अलग लॉक्स रखते हैं। इससे कंकरेंसी बढ़ती है, क्योंकि एक ही समय में अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग थ्रेड्स काम कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। एटॉमिक वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो एटॉमिक ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं, यानी एक समय में एक ही थ्रेड उन पर काम कर सकता है। इससे हमें बिना एक्सप्लिसिट लॉक्स के भी कंकरेंसी कंट्रोल मिल जाता है। जावा में एटॉमिक इंटीजर, एटॉमिक रेफरेंस जैसे क्लासेस इसी तरह के उदाहरण है। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स को और भी ज्यादा एफिशिएंट, सुरक्षित और स्केलेबल बना सकते हैं। इसके एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताओगे, जैसे सिंगल स्टॉल पब्लिक रेस्टरूम इन अ बिजी एयरपोर्ट, लाइक एनीथिंग? को एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। सिंक्रोनाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक व्यस्त एयरपोर्ट पर एकमात्र सार्वजनिक बाथरूम। यहाँ पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता है। इससे हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी परेशानी ना हो और सब कुछ व्यवस्थित रहे। लॉक्स को हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे बाथरूम की दरवाजे पर लगा ताला। जब एक व्यक्ति बाथरूम का इस्तेमाल करता है तो वो ताला लगा देता है और बाकी लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो ताला वापस ना खोले। इससे एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति का एक्सेस सुनिश्चित होता है। सेगमेंटेड लॉकिंग को हम एक बड़े रेस्टोरेंट की अलग अलग खाने के स्टेशनों की तरह देख सकते हैं। हर स्टेशन पर अलग अलग शेफ काम कर रहे हैं और हर शेफ का अपना अलग सा काम है। इससे कई लोग एक साथ अलग अलग काम कर सकते हैं और रेस्टोरेंट का काम तेजी से चलता है। एटॉमिक वेरिएबल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ऐसी काउंटर मशीन जो एक ही समय में एक ही व्यक्ति को काउंटर इस्तेमाल करने देती है। इससे हम बिना किसी बड़ी लॉकिंग के भी सुरक्षित तरीके से ऑपरेशंस कर सकते हैं। इस तरह इन सभी एडवांस्ड
टेक्निक से हम मल्टी थ्रेडिंग को और भी बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। बढ़िया। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन का मेन पर्पस ये होता है कि मल्टीपल चीज़ों को एक साथ चलाना, बट रेस कंडीशन, सॉरी मल्टीपल चीज़ें नहीं, सॉरी वो तो थ्रेडिंग होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मेन काम यही होता है कि रेस कंडीशन से प्रिवेंट करना, एंड उसके लिए हम लॉक्स का यूज़ करते हैं। कहा आपने, सिंक्रोनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम रेस कंडीशन से बचें। यानी जब कई थ्रेड्स एक ही शेयर्ड रिसोर्स को एक साथ मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उससे इनकंसिस्टेंसीज या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है। लॉक्स इसी समस्या का समाधान प्रदान करते हैं, क्योंकि जब एक थ्रेड किसी रिसोर्स को एक्सेस करता है तो लॉक लगा देने से बाकी थ्रेड्स उस रिसोर्स तक नहीं पहुंच पाते जब तक लॉक रिलीज ना हो जाए। इससे हम डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और मल्टी थ्रेडिंग में सुरक्षित तरीके से काम कर पाते हैं। इस तरह सिंक्रोनाइजेशन और लॉक्स मिलकर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को आसान और भरोसेमंद बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है काउंटडाउन लैच एंड साइक्लिक बैरियर। इसके बारे में पहले तो रियल वर्ल्ड एनालॉजी से कुछ बताओ, एंड देन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है। जरूर, चलिए सबसे पहले इनका रियल वर्ल्ड एनालॉजी समझते हैं। काउंटडाउन लैच को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक टीम का प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले एक काउंटडाउन। मान लीजिए कि प्रोजेक्ट में कई सारे काम हैं और हर काम पूरा होने पर काउंटडाउन एक एक करके नीचे की ओर गिरता जाता है। जब तक सभी काम पूरे नहीं हो जाते तब तक आखिरी काउंटडाउन तक इंतजार किया जाता है। जैसे ही काउंटडाउन 0 हो जाता है तब सभी कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। साइक्लिक बैरियर को हम एक रिले रेस की तरह सोच सकते हैं। मान लीजिए कि एक टीम के सदस्य बार बार एक निश्चित पॉइंट पर मिलते हैं। हर बार जब सभी सदस्य उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी एक सदस्य का इंतजार है तो बाकी सभी भी वही रुक जाते हैं। इस तरह हर राउंड के बाद सभी सदस्य फिर से मिलकर अगली प्रक्रिया के लिए तैयार रहते हैं। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को और विस्तार से समझते हैं। हाँ बताओ, और विस्तार से, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बताओ। काउंटडाउन लैच एक सिंक्रोनाइजेशन एड है जिसमें एक काउंटर होता है। आप इसे शुरू में किसी प्रारंभिक मान से सेट करते हैं। हर बार जब एक थ्रेड किसी कार्य को पूरा करता है तो वो काउंटर को एक यूनिट कम कर देता है। जब काउंटर 0 तक पहुंच जाता है तब सभी वीविंग थ्रेड्स को नोटिफाई किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि कुछ काम पूरे होने तक आगे की प्रक्रिया ना शुरू हो। साइक्लिक बैरियर एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है जो कई थ्रेड्स को एक निश्चित बिंदु पर रुकने और फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। जब तक सभी थ्रेड्स इस बैरियर पर नहीं पहुंच जाते तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। जब सभी थ्रेड्स बैरियर पर पहुंच जाते हैं तब वो बैरियर को रीसेट कर देते हैं और फिर से अगली प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर ये है कि काउंटडाउन लैच एक बार इस्तेमाल होने वाला होता है जबकि साइक्लिक बैरियर को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह काउंटडाउन लैच और साइक्लिक बैरियर दोनों ही मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन को सरल और प्रभावी बनाते हैं। हाँ, ये तुमने अच्छा बताया। देखो, काउंटडाउन लैच का यूज जो तुमने बताया कि एक प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट हो रही है दूसरी नहीं आएगी, क्योंकि उससे फिर रेस कंडीशन हो सकती है। लेकिन साइक्लिक बैरियर का एग्जैक्ट यूज क्या है वो मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। इस्तेमाल तब होता है जब हमें कई थ्रेड्स को एक ही बिंदु पर बार बार इकट्ठा करना हो और हर बार एक समान प्रक्रिया को दोहराना हो। लेकिन लेकिन क्यों हमें इकट्ठा करना है सारे थ्रेड्स को एक ही बिंदु पर? है असल में साइक्लिक बैरियर का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब कई थ्रेड्स को किसी प्रक्रिया के कई चरणों में से गुजरना हो तब वे हर चरण के बाद एक साथ मिलकर आगे बढ़े। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमें एक सिमुलेशन चलानी है जिसमें अलग अलग थ्रेड्स को कई स्टेप्स पर साथ साथ काम करना होता है। हर स्टेप के बाद सभी थ्रेड्स को एक ही बिंदु पर रुकना पड़ता है ताकि सभी एक साथ अगली प्रक्रिया शुरू कर सके। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है और कोई भी थ्रेड पीछे नहीं छूटता है। इस तरह साइक्लिक बैरियर का इस्तेमाल उन सिनेरियोज में होता है जहां बार बार सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है ताकि सभी थ्रेड्स हर चरण को बराबर तरीके से पूरा करें। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, ये
बढ़िया बताया तुमने।